Now we move on to the lecture 9. In this, we will talk about the limits of civil disobedience. वो क्या प्रॉब्लम्स रही जिसके वजह से सिविल डिसोबीडियंस इतना बड़ा मूवमेंट नहीं बन पाया था। तो पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स की सबसे पहले बात करते हैं कि समाज का जो लोअर क्लास था हमारा, वो सदा से ही भारत की जो मेन सोसाइटी है उससे दूर रहा है। तो जब बात आज़ादी की लड़ाई की आई तब भी यहाँ पर दलित जो थे, लोअर क्लास पीपल जो थे, वो साइड रहे। भारत में यहाँ पर यूनिटी की कमी थी और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भारत की इस आज़ादी की लड़ाई में। यहाँ पर दलित्स का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो पाया? इनिशियली कांग्रेस यूज्ड टू इग्नोर द दलित्स बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू एलिनेट द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। जैसे कांग्रेस ने अपने आप को गरीब किसानों से, मजदूरों से दूर रखा था, वैसे ही कांग्रेस दलित्स के भी साथ नहीं खड़ी दिखाई दे रही थी, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादातर जो हाई पोस्ट थी या ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ थी वो सारी हाई कास्ट हिंदूज थे। तो हाई कास्ट हिंदूज को नाराज ना करने के लिए कांग्रेस ने दलितों को इग्नोर किया। बट महात्मा गांधी वॉज ऑफ द व्यू टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द प्लाइट ऑफ द दलित्स। लेकिन यहाँ पर महात्मा गांधी ने दलितों के लिए स्पेशल फोकस करते हुए उनकी हालत को सुधारने का काम किया। उन्होंने उनको हरिजन नाम दिया और उनके साथ मिलकर कूड़ा कचरा उठाने का काम किया। तो इस बात को लेकर दलितों का जो स्टेटस था उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आया, लेकिन फिर भी उनकी हालत अभी भी इतनी अच्छी नहीं थी। Mahatma Gandhi declared that without removing the practice of untouchability, Swaraj could not be achieved. तो भारत में जो एक अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, छुआछूत की जो भावना थी लोगों के अंदर, लोअर क्लास के लिए, वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी भारत की यूनिटी में। ये एक इंसानी जीवन के लिए काफ़ी घटिया चीज़ मानी जाती है, अनटचेबिलिटी। दैट इज़ वाई इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बैन कर दिया गया है, एबलिश कर दिया गया है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि जब तक आप इस छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को खत्म नहीं करेंगे तब तक आपके लिए स्वराज आना मुमकिन ही नहीं है। आप आज़ादी नहीं ले सकते जब तक आपके अंदर, आपके समाज के अंदर एकता ना हो, यूनिटी ना हो, सभी एक साथ ना खड़े हो, तब तक आज़ादी का आना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। Many Dalit leaders wanted a different political solution to the problems of the Dalit community। तो महात्मा गांधी ने कहा कि लोगों को वो अपने मन से इस भावना को निकाल दे, अपने मन में दलितों के लिए सम्मान पैदा करे। वहीं पर दलित के जो नेता थे, जो लोअर क्लास के नेता थे, वो इसके लिए एक दूसरा ही सोल्यूशन चाहते थे। They demanded reserved seat in the educational institution and separate electorate for Dalit। उनकी डिमांड थी कि भी भारत में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो पढ़ाई लिखाई के संस्थान है और जो इलेक्शन के लिए इलेक्टोरेट डिक्लेयर किए गए हैं, उनमें रिजर्वेशन दिया जाए दलितों को। दलित पार्टिसिपेशन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड, तो दिस वाज द रीजन दलित्स पार्टिसिपेशन वाज नॉट दैट मच जितना होना चाहिए था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज्ड दलित इनटू द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930। तो यहाँ पर बी आर अम्बेडकर जो थे हमारे भारत के लॉ मेकर, उन्होंने दलितों के लिए एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का निर्माण किया 1930 में। ही क्लैश्ड विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। और यहाँ पर उनकी भिड़ंत हो गई, उनके क्लैश हुए महात्मा गांधी के साथ, उनके विचार आपस में नहीं मिल पाए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई, क्योंकि यहाँ पर गांधी जी नहीं चाहते थे कि रिजर्वेशन का सिस्टम आए, क्योंकि ये समाज को ऑलरेडी बांटने का काम करेगा। तो महात्मा गांधी चाहते थे कि भाई ये सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो, कोई समाज को बांटा ना जाए, भाई ये दलितों की सोसाइटी है या ये हिंदुओं की या अपर क्लास की सोसाइटी है, ऐसा महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। तो इस बात को लेकर बी आर अम्बेडकर की महात्मा गांधी के साथ नोकझोंक हुई और उस वजह से यहाँ पर जो महात्मा गांधी थे वो
फास्ट पर चले जाते हैं, फास्ट अनटू डेथ। वैन ब्रिटिश गवर्नमेंट कंसीडर्ड द अम्बेडकर डिमांड, गांधी जी बिगेन फास्ट अनटू डेथ। तो यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल में ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चाहती थी भारत के टुकड़े हो, भारत की सोसाइटी बटी रहे, तो उन्होंने अम्बेडकर की ये जो डिमांड थी वही अलग अलग इलेक्टोरेट, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग अलग इलेक्शन सिस्टम बना दिया जाए, तो उन्होंने एकदम से हाँ कर दी। उन्होंने कहा कि भाई चलो ठीक है, अम्बेडकर जो चाहता वो होगा। तो गांधी जी ये नहीं चाहते थे, उनको पता था अगर सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया जाए तो सोसाइटी बट जाएगी और फिर ये आगे प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो महात्मा गांधी ने यहाँ पे भूख हड़ताल कर दी। फाइनली अम्बेडकर हैड टू एक्सेप्ट गांधी जी पोजीशन, और यहाँ पर गांधी की इस फास्ट टू डेथ के कारण अम्बेडकर को झुकना पड़ा और गांधी की जो बात थी वो उन्होंने मान ली। दिस रिजल्टेड इन साइनिंग ऑफ द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। तो इस तरह से यहाँ पर पूना पैक्ट साइन होता है सितंबर 1932 में, जिस बात को लेकर कि अंबेडकर जो है गांधी जी की बात यहाँ पे मानते हैं। इट मेड द प्रोविजन फॉर रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरह से पूना पैक्ट के थ्रू ये बात कही गई कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, सेम जो जनरल इलेक्टोरेट है उसी में रिजर्वेशन दे दिया जाएगा SC ST या फिर जो भी लोअर क्लास पीपल है उनको। पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम, जिस तरह से दलित भारतीय सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस नहीं रखते थे, वैसे ही मुस्लिम्स को भी हिंदू समाज इतना पसंद नहीं करता था, उनके साथ भी टकराव होते रहते थे। और मुस्लिम भी भारत में काफ़ी अच्छा खासा नंबर रखते थे, तो इस वजह से मुस्लिमों का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने खिलाफत इशू में देखा था महात्मा गांधी ने कोशिश की थी मुसलमानों को साथ लाने की, लेकिन जो हाई क्लास हिंदू थे, जो धर्म को मानने वाले लोग थे, वो इस बात को पसंद नहीं करते थे। तो इस वजह से मुस्लिम्स कांग्रेस से और देश की आज़ादी की लड़ाई से दूर ही रहते थे। हालांकि कुछ नेता जरूर इसमें, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे इम्पोर्टेंट नेता कांग्रेस में मुसलमान थे, लेकिन फिर भी जो मेजोरिटी थी मुसलमानों की वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। After the decline of the non-cooperation Khilafat movement, a large section of Muslims became alienated from the Congress. From the mid-1920s, the Congress was more visibly associated with the Hindu religious nationalist group. तो कांग्रेस में भी ये बात जाहिर तौर पे दिखाई देती थी कि वो हिंदुओं की पार्टी है। हालांकि महात्मा गांधी इस बात के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि हिंदू मुसलमान जैसा भेदभाव हो, लेकिन ये एक नेचुरल था। हमारे जो हिंदू नेता थे उनके दिलों में ये बात गहराई तक थी कि उनका धर्म और जो मुस्लिम धर्म है वो अलग है, वो एक नहीं हो सकते। तो इस बात को लेकर दोनों में हमेशा से ही एक गैप रहा। तो यहाँ पर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग ट्राई टू री नेगोशिएट एंड अलायंस। तो दोबारा कांग्रेस ने बातचीत करनी चाहिए, महात्मा गांधी का इन्फ्लुएंस कह सकते हो आप, कि मुस्लिम लीग यहाँ पर एक लीग बनाई जाती है, एक पार्टी बनकर आती है। जिस तरह से भारत में कांग्रेस रही है वैसे ही मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग बनाई गई। तो कांग्रेस ने कहा मुस्लिम लीग को कि आप साथ आएं और साथ मिलकर अगर हम ये लड़ाई लड़े तो ज़्यादा बेटर होगा। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, और यहाँ पर आता है मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने पाकिस्तान का निर्माण करवाया और जिसको पाकिस्तान में वैसे ही देखा जाता है जैसे भारत में महात्मा गांधी को। तो उसने यहाँ पर मुस्लिम लीग को अलग रखने का काम किया, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि भाई ये मुस्लिम लीग किसी तरह से कांग्रेस में मिल न जाए। He was willing to give up the demand for separate electorate, but he wanted reserve seat for Muslim in the Central Assembly. तो उसकी भी डिमांड वही थी मुस्लिम्स के लिए कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट हो, अलग अलग इलेक्शन सिस्टम हो मुसलमानों के लिए। तो यहाँ पर उसने अपनी ये जो डिमांड थी ये छोड़ दी, क्योंकि बातचीत जब इनके बीच में हुई तो इसने एक्सेप्ट किया, नेगोशिएट किया कांग्रेस ने इसके साथ कि आप सेपरेट ना जाएं, आप साथ रह के रिजर्व सीट ले लें। तो फिर इसने रिजर्व सीट की डिमांड की सेंट्रल असेंबली में। ही ऑल्सो वॉन्टेड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। और उसके साथ साथ उसने कहा कि जहां जहां मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं वहां पर भी इसको रिजर्वेशन मिले।
जो उस समय पंजाब और बंगाल की तरफ थे, मुसलमान ज़्यादा रहते थे, तो वो चाहता था कि इस इधर मुस्लिम लीग को ज़्यादा सीटें मिले। At the All Parties Conference in 1928, M.R. Jaikar of the Hindu Mahasabha strongly opposed the effort at compromise. लेकिन यहाँ पर M.R. जायकर जैसे कट्टर हिंदू लोग जो थे, हिंदू महासभा एक ग्रुप था, हिंदुओं की पार्टी कह सकते हो आप इसको, तो उसने इस मुसलमानों की मुस्लिम लीग के साथ जो ये बातचीत हुई इसका विरोध किया। उसने कहा कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है मुसलमानों की और इस मुस्लिम लीग की। तो इस तरह से जो कट्टर हिंदू थे वो नहीं चाहते थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बातचीत हो। दिस फर्दर एलिनेटेड द मुस्लिम फ्रॉम द कांग्रेस, और इस तरह से मुसलमान कांग्रेस से और दूर हुए, क्योंकि बात करने की जब कोशिश की गई तब यहाँ पर हिंदू संगठन जो थे, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो थे, उन्होंने विरोध जताया था। सो मुसलमान और दलित एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हुए भी देश की राजनीति में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाए थे, क्योंकि एक गैप इनके बीच में रहा समाज की डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। तो इस तरह से भारत की आज़ादी की लड़ाई वो आज़ादी की लड़ाई नहीं बन पाई जो फ्रांस में या अमेरिका में बनी थी। वहां पर लोग इकट्ठे थे, एक साथ खड़े थे। भारत में खुद के अंदर इतनी कमियां थी, इतनी कमजोरियां थी, जिसके वजह से अंग्रेज यहाँ पर इजिली 200 साल तक राज कर पाए थे। So this is the end of lecture. In next lecture we will talk about an important segment